Joining me now, live and exclusive, the Chief Minister of Himachal Pradesh, Mr. Sukhwinder Singh Sukhu. सर बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, कई लोग उसको देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एग्जाम्पल से लीड करने की कोशिश की है। आपके स्टेट की आर्थिक स्थिति खराब है तो मुख्यमंत्री और कैबिनेट कोलीग्स 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे, कितना फर्क पड़ेगा इससे सर? देखिए, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक सिंबॉलिक हमने फैसला किया है कि जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना है, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है, तो निश्चित रूप से जो जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, पर बीच में दूसरी आवाज भी आ रही है। मैं कोशिश करता हूं सर वो बिल्कुल ठीक करने की। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अब तो ये हमारी मंत्रिमंडल ने एक फैसला किया कि जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, जो वित्तीय हालत है, उसको एक दिशा देने के लिए पहले जो प्रदेश के राजनीतिक लोग हैं वो आगे आए, मंत्रिमंडल के सदस्य आगे आए, और इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो ठीक हो जाएंगे या हमारे पर जो वित्तीय बोझ पड़ा वो ठीक हो जाएगा। एक प्रयास है अपने आप को डिसिप्लिन करने का और अपनी अर्थव्यवस्था को डिसिप्लिन करने का, अपनी आर्थिकी को डिसिप्लिन करने का। जी इस प्रयास में हमने समाज के सभी वर्गों से अपील की है, और मेरा ये मानना है कि हम अगर आत्मनिर्भर हिमाचल बनना है तो इस प्रकार के कुछ फैसलों से, जिसका कि सार्थक परिणाम अभी दिखने शुरू हुआ है, हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। और उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों को 2 महीने तक अपनी सैलरी ना लेकर यह दर्शाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों और पेंशन भोगियों पर 62% हमारा खर्च हो जाता है और विकास के मामले में सिर्फ तकरीबन 28% बच जाता है। चाहे पेंशन पर हमारा 9-11% खर्च होता है, सैलरीज पर 25% खर्च होता है, जी प्रिंसिपल लोन वापस करने पर हमारा 19% खर्च होता है, उसका इंटरेस्ट वापस करने पर 11% खर्च होता है। तो जो खर्चे हम कम कर सकते हैं, तो पहले जो इन पदों पर बैठे हैं वहां से उदाहरण साबित करें और धीरे धीरे इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। और पिछले साल की से अर्थव्यवस्था में सुधार दिखना शुरू हुआ है। बिल्कुल 20% का सुधार पिछली बार आया है, और हमारे राजस्व में 2200 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त राजस्व हमने पैदा किया है। सर, तो इस लेकिन दृष्टि से आज हमने, हाँ जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आपने एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की है। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो आपने कहा है कि भाई हमारे ऑफिस से शुरू होना चाहिए, लेकिन समर्थन इसमें आपको कितना मिल रहा है आपके असेंबली के कुलीग्स का? क्या ऑपोजिशन पार्टी के एमएलएज, आपने अपील की कि उन्हें भी आना चाहिए, क्या बीजेपी के एमएलएज, बाकी लोग आपका इसमें समर्थन कर रहे हैं? देखिए, आज तो मैंने अपना रेजोल्यूशन जो था कैबिनेट का वो पढ़ा है। उसमें सीपीएस है, जो हमारे पदाधिकारी जो चेयरमैन की पोस्ट पर है वो लोग हैं, और जो कांग्रेस के विधायक है और उनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनसे भी हमने कहा है। अब देखते हैं आगे वो समर्थन करते कि नहीं करते, ये तो उनके पर निर्भर करता है। ये वॉलंटरली उनको सोचना है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, प्रदेश को एक नई दिशा के साथ आगे ले जाना है। आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए 2027 का जो लक्ष्य रखा है, जी उस दृष्टि से हमें सबको मिलकर, चाहे वो विपक्ष है चाहे कांग्रेस पक्ष है, आगे बढ़ना पड़ेगा, जी कड़े फैसले करने पड़ेंगे, और हम फैसले कर रहे हैं। ये हम भारतीय फैसले जनता करके पार्टी आगे का बढ़ जब रहे हैं। ये सुना उन्होंने, और उसके बाद रिएक्शन जो पहला आया है, कम से कम दिल्ली से जो उनके प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि सुक्खू साहब एडमिट कर रहे हैं कि देखिए अर्थव्यवस्था की हालत उनके सरकार में बहुत खराब है, और ये जो शुरुआत में जो वादे किए गए थे कांग्रेस के टाइम पर, जब इलेक्शन के टाइम पर ओपीएस के, ये सब उल्टे पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं सरकार के ऊपर। देखिए, ये तो उसमें राजनीति कर रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, आपदा के बाद जो राज्यों का शेयर बनता है, जो सेंट्रल टैक्सेस से एक
शेयर रखा जाता है जो आपदा के बाद उस प्रदेश को चाहे सड़कों की संरचना है उसको ठीक करने के लिए शेयर बनता है, या पानी की योजनाओं को ठीक करने के लिए जो हमारा शेयर बनता है, वो अभी पीडीएनए के रूप में अभी मिला नहीं। हमने पिछले साल से 4300 करोड़ रुपए का पीडी पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट कहते हैं उसको भेजा हुआ है, और उनकी केंद्र सरकार की टीम भी आई, अधिकारियों की टीम भी आई, तो वो उसमें कट अभी तक हम अपने अपने धन से सारा सड़कों को दुरुस्त कर रहे हैं, पीने के पानी की योजनाओं को दुरुस्त कर रहे हैं, शिक्षा संस्थान जो गिर गए थे उनको दुरुस्त कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? ये हमारी जो अपना बजट है उसमें से कर रहे हैं। जो हमको सेंटर स्टेट शेयर्स का एक टैक्स के रूप में, आपदा प्रबंधन के रूप में आपदा पीडीएन मिलना था, वो अभी तक मिला नहीं है। तो वो भी फाइल कभी इधर से उधर घूम रही है। 9,000 करोड़ रुपए हमने मांगे हैं, उसमें से एक पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो आपको एक तो लगता है यो कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है आपके साथ? यहाँ मुझे पीडीएन के मामले में भेदभाव तो साफ दिखता नजर आ रहा है। जो अधिकार है वो ही नहीं मिल पा रहा। अब आपदा आई, आपदा में बातें तो हुई लेकिन पैसा नहीं मिला। जो पैसा मिला वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से जो मिला है वो तो हमारा राइट था, लेकिन उसके बाद जो आपदा के बाद जो पैसा मिलता है, एक आपदा के बाद प्रदेश की रिकंस्ट्रक्शन में पैसा मिलता है, वो पैसा अभी तक हमें नहीं मिला है। बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो हिमाचल में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से ये भी पूछना पड़ेगा कि और क्या क्या इस तरह के मेजर्स वो करने वाले हैं, क्योंकि ना तो जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि देखिए मुख्यमंत्री जी का ऑफिस रेनोवेट हो रहा है, उसके लिए इतना बड़ा बजट उन्होंने दे दिया है, तो वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक दिखावे वाला मूव कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मेरा तो कोई ऑफिस रेनोवेट नहीं हो रहा। कहाँ ऑफिस है? मैं तो उसी में बैठा हूँ। और इस प्रकार के आरोप लगाकर ये किस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं? मेरा अभी ऑफिस रेनोवेट नहीं हो रहा। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो भी करना होता है। उसमें रोड रिस्टोरेशन होते हैं, पानी की स्कीमें होती है, दफ्तरों की रिपेयर्स होती है, नए दफ्तर बनते हैं, और कर्मचारियों के लिए हाउसिंग क्वार्टर्स बनते हैं। ये सब चीजें तो खर्चे में होती है जी। इससे भी इकोनॉमी ग्रो होती है। अब ये कहना कि मुख्यमंत्री जी का ऑफिस बन रहा, मेरा तो अभी तक कोई ऑफिस बन नहीं रहा, ना कोई काम स्टार्ट हुआ। उनको आरोप लगाने से पहले तथ्यों पर, तर्क पर बात करनी चाहिए। सर, आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने ये एग्जाम्पल सेट किया है, आपको लगता है कि और भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं उन पर थोड़ा दबाव पड़ेगा कि ये हिमाचल में हुआ है तो उन्हें भी करना चाहिए? नहीं, मैं देखिए मैं तो अपने राज्य के बारे में कह सकता हूँ। मैं अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, मैं अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम एक सिंबॉलिक इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस सरकार की विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए जी। उसको हम कर रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। हम जिन योजनाओं को लेकर आए हैं उन योजनाओं का फायदा हिमाचल प्रदेश को होने वाला है। हमारे पर कई प्रकार के कट लगे हुए हैं। हमारी स्टेट छोटी है जी। हमारी पॉपुलेशन छोटी है, लेकिन हमारा जो वन का क्षेत्र है वो सबसे अधिक है। नॉर्दर्न इंडिया के हम लंग्स कहलाते हैं। हमें पेड़ जंगलों को काटने पर हमने बैन कर रखा है जी। उसका हम ग्रीन बोनस मांगते हैं, हमें नहीं मिलता। तो कई चीजें हैं। आपदा के बाद स्टेट को रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसा मिलना वो नहीं मिल रहा है। ओपीएस का जो हमारा 9200 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास पड़ा है, जो पेंशन रेगुलेटरी फंड है उसके पास पड़ा है, वो हमें नहीं मिल रहा है। बीबीएमबी में हमारा जो हमारा शेयर है, पानी हमारा है, हमको कुछ मिलता नहीं है। पावर प्रोजेक्ट हमारी स्टेट में लगे हैं, बड़े बड़े डैम बने हैं, क्लाउड बस्ट हो रहा है, और हमें फ्री रॉयल्टी के रूप में बहुत कम पैसा मिल रहा है। जी। तो ये सब चीजें सर, मैं बस अधिकार एक अंत में आपसे सवाल और पूछना चाहूंगा रैप करने से पहले। ओपीएस को लेकर बड़ी आलोचना भी हुई, प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही कि देखिए ये फिस्कल प्रूडेंस नहीं है, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में करना चाह रही है, उससे उनके ऊपर और बर्डन पड़ेगा। अब सरकार यूपीएस लेकर आई है, तो क्या कोई रीथिंक है? आप क्या कहना चाहेंगे इस नई पेंशन स्कीम के बारे में जो केंद्र सरकार ने अनाउंस करी है? देखिए, ओपीएस के पीछे हमारा कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। अभी तो चुनाव हुए सिर्फ 1 महीना हुआ। अगर हमने राजनीतिक लाभ उठाना होता तो हम चुनाव के आखिरी वर्ष में ओपीएस को लागू करते। इसके पीछे जो हमारा लक्ष्य है
वो सामाजिक सुरक्षा को लेकर है कि रिटायरमेंट के बाद एक अश्योर्ड इनकम मिलनी चाहिए। इकट्ठा पैसा, परिवार में कई प्रकार के स्वभाव के लोग होते हैं, बच्चों के प्रति मोह होता है, जी। खर्च हो जाता है, फिर बुजुर्ग माँ बाप क्या करेंगे। तो एक अश्योर्ड इनकम के रूप में हमने उनको ओपीएस दिया। हम इस योजना पर आगे बढ़े हैं। इस पर में किसी भी प्रकार का हम बदलाव नहीं करेंगे। हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट ओल्ड पेंशन स्कीम है। और हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि 2027 तक इसी ओल्ड पेंशन स्कीम और आज जिस आर्थिक तंगी से प्रदेश गुजर रहा है, जी। 2027 में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और 2032 में हमारा प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। सर, ऑल द बेस्ट आपके प्रयत्नों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश मिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्पीकिंग exclusively on his austerity measure that he has announced. As he said, it's a symbolic measure, but there needs to be more discipline to try and get Himachal Pradesh back on fiscal prudence.